पाकिस्तान में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शहबाज और मुल्ला मुनीर के खिलाफ विद्रोह की आग अब और तेज हो गई है। बलूचों ने पहले ही मुनीर और शहबाज की नाक में दम कर रखा है, तो वहीं अब खैबर पख्तूनख्वा में विरोध की आग धधक गई है। खैबर पख्तूनख्वा में पठानों ने मुनीर की सेना के खिलाफ यलगार का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के पठान खासा गुस्सा है, नाराज है, क्योंकि एक तरफ मुनीर की सेना वजीरिस्तान में पठानों का कत्लेआम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद इमरान खान को मारने की साजिश रची जा रही है। दरअसल इमरान खान ने 2 दिन पहले ही एक लेटर लिखकर कहा कि अब मुझे ये शक होता है कि उसके सीधे तौर पर असीम मुनीर जिम्मेदार होंगे, जिसके बाद इमरान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता गुस्से में है। खासतौर पर खैबर में, खैबर प्रांत को पठानों का गढ़ है। अधिकांश पठान अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर वाले राज्य खैबर में रहते हैं। यहीं पर इमरान खान की पार्टी की सरकार भी है। जेल में इमरान की साजिश और पठानों के कत्लेआम से पठानों में काफी गुस्सा है। पठानों ने शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पाकिस्तान के हर मोर्चे पर जमकर पिटाई हो रही है। बलूच और खैबर में मुनीर का भारी विरोध हो रहा है। अब ऐसे में सवाल यह कि पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इमरान खान ने जो मुनीर पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया वो सही है? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और उनसे इसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। पाकिस्तान में बलूचों के बाद अब पठान बागी हुए। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पठानों में भारी गुस्सा है, आक्रोश। मुनीर की सेना के खिलाफ पठानों ने मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान की कथित हत्या की साजिश से बढ़ के है। वजीरिस्तान में पठानों के कत्लेआम से नाराजगी है। खैबर पख्तूनख्वा में पठान बागी हो चले हैं। पठान अब मुनीर का काम तमाम करने के लिए हुर्राम मचाए हुए हैं। इससे पहले टीटीपी, बीएलए और बलूचिस्तान के तमाम लोग, और अब खैबर पख्तूनख्वा में पठान भी नाराज हो चले हैं। आंतरिक कलह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। गृह युद्ध का रूप इसने ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर की सेना के खिलाफ अब पठानों ने मोर्चा खोल दिया। मुनीर के खिलाफ अब पठान आ चले हैं। ऐसे में पाकिस्तान में कुल आबादी का 18% पठान है। ज्यादातर पठान खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई का गढ़ है। पीटीआई की खैबर प्रांत में सरकार है। इमरान खान की पार्टी की मजबूत पकड़ है। यहाँ पर पठानों ने मुनीर के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। मुनीर के लिए अब टेंशनें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। जिस तरीके से अब पठानों ने बगावत के सुर छेड़ दिए हैं पाकिस्तान में, और इससे पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान में भी खासा नाराजगी, जिस तरीके से उनके खनिजों को इस्तेमाल कर बेचा जा रहा है और उसका लाभ खुद बलूचिस्तान के लोग ही नहीं उठा पा रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान हैं वो भी खासा नाराज हो चले हैं। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान कर्नल टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वही अरविंद सिंह तेजाबा जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। अरविंद सिंह तेजाबा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अब तो पठान भी नाराज हो चले हैं। इससे पहले हम देख रहे थे कि बलूचिस्तान में आग धधक रही थी, बीएलए लगातार हमला कर रहा है, टीटीपी हमला कर रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा के पठान भी यहाँ पर मुनीर की सेना के पीछे पड़ गए हैं। क्या आगे हालात बनेंगे, क्योंकि ये तो गृह युद्ध का रूप लेता जा रहा है? बिल्कुल हर्षा जी, आप जो जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो वाकई काबिले गौर तो है, और हमें ये देखना होगा कि ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। ये दरअसल अनरेस्ट का नतीजा है। जब आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, खासकर जो डेमोक्रेटिक सेटअप जिसको पाकिस्तान ने अपनाया था, और बार बार उसमें जो सेना की दखल होती रही, जिसकी वजह से एक होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो ये एक अनरेस्ट था। और उसी अनरेस्ट की सिचुएशन में इमरान खान साहब आए थे और एक नारा दिया था कि कप्तान जो है वो पाकिस्तान को बदल देगा। एक बहुत वहाँ पॉपुलर गाना भी चला था जो अक्सर बजाया जाता था वहाँ चुनावों के दौरान। तो ये सब चीजें हैं। यह सच है कि जो इमरान खान साहब हैं वो पठान है, और जो पठानों के बीच में वो काफी लोकप्रिय है, और उनके दल की वहाँ सरकार भी। पर क्योंकि जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है और जो केंद्रीय या संघीय सरकार है वो काफी ताकतवर होती है और बहुत सारी चीजों पे उसका काफी कंट्रोल रहता है, जो स्थानीय सरकारें उतनी ताकतवर नहीं हो पाती है। तो खान साहब को हमेशा से अपनी मौत का डर तो सता रहा है, पर यह भी गौर करने वाली है बात है कि
उनको इसलिए नहीं मारा जा सकता जितना कि आसानी से जो भुट्टो साहब को मार दिया गया था, उतना आसानी से इन्हें इसलिए नहीं मारा जा सकता है कि अब ये 2025 है और वे काफी एक लोकप्रिय लीडर है। पर इससे इतना तो हर्षा जी जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है या असंतोष है वो बहुत ही ऊंचे लेवल पर हैं और कभी भी बारूद में एक हल्की सी चिंगारी से बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। और आगे आने वाले डिकेड्स में हम पाकिस्तान में कुछ बड़ा परिवर्तन देखेंगे, ऐसी उम्मीद है। हर्षा जी। बिल्कुल, ये उम्मीदें लगातार जताई जा रही हैं। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। इमरान खान ने अब ये बोल दिया है कि मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसके पीछे सरकार होगी और मुनीर होंगे, क्योंकि उनको मारने की धमकियां यहाँ पर दी जा रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने जब अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश भी की तो उनके यूट्यूब चैनल को भी बंद कर दिया गया। इमरान खान ने ये कहा कि मेरी और बुशरा बीवी की बिजली काट दी गई है, टीवी हटा दिया गया है, मुझे लगता है कि मेरा असैसिनेशन कर दिया जाएगा, अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल जनरल मुनीर होंगे। अब चूंकि इमरान खान जो पश्तून की एक ट्राइब है नियाजी, उससे आते हैं, तो इनका नेचुरली खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ सबसे ज्यादा पश्तून है वहाँ पे प्रभाव है। और वैसे भी पीटीआई की सरकार भी वहाँ पे है, गंडापुर जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और इसलिए ये भी तय किया गया इसके बाद कि 5 अगस्त को वहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। इमरान खान ने ये कह दिया कि इस प्रदर्शन में जो पीटीआई का मेंबर नहीं आएगा मैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। यानी कि ये ऐसा आशंका है कि इस प्रोटेस्ट में भयंकर नंबर के अंदर लोग आएंगे। ये तो एक बात होगी। अब जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें 38 जिले हैं। उन 38 जिलों में से 3 जिलों के अंदर पठानों ने थोड़ा सा रेबेलियन किया है। जो पठान है या जिन्हें हम पश्तून कहते हैं, ये पश्तून पाकिस्तान में करीब 18 से 20% हैं, यानी कि इतने ही जितने हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, करीब करीब। और इनमें लेकिन ये अपनी हॉस्पिटैलिटी, पीसफुल एटीट्यूड और लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। इनको शिकायत पाकिस्तान सरकार से शुरू में जब इन्होंने शुरू किया था पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी कि पीटीएम, तब ये शिकायत थी कि पाकिस्तान ने हमारे फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया में माइंस लगा दिए, एंटी पर्सनल माइंस। तो पाकिस्तान सरकार उन माइंस को हटाए। दूसरा, एक ट्रुथ कमीशन यानी कि सच्चाई का आयोग गठित करे, जिसमें हमारे जिन लोगों को गायब किया गया है उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाए। 2024 में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया पाकिस्तान सरकार ने पीटीएम के ऊपर। जो पाकिस्तान की आर्मी है, आपको ताज्जुब होगा, उसमें से करीब करीब 20% लोग पश्तून हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी पश्तून हैं वो पश्तून टीटीपी का समर्थन पूरी तरह से नहीं करते, क्योंकि वो टीटीपी को बोलते हैं कि ये आतंकवादियों का है और हम तो पीसफुल हैं और हम पाकिस्तानी हैं। यानी कि मुश्किल होगा इमरान खान की पार्टी को वहां पे सारे पश्तूनों को एक साथ लाना मुश्किल होगा। और जो रिबेलियन है, ये बताया जा रहा है कि हाँ साहब पठान खड़े हो गए, लेकिन कितने 38 जिलों में से 2 के। लेकिन इसके बावजूद भी देयर इज समथिंग नोन एज कंपाउंड इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि जब एक छोटी समस्या के साथ और समस्याएं भी जुड़ी हुई हो तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब अगर ये अकेला पठानों का रहा होता तो शायद मुनीर को इतना घबराने की आवश्यकता नहीं थी। पर सच ये है कि इसके साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है। आज ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के एक मेजर और कुछ ऑफिसर्स को और कुछ और सिपाहियों को मारा है। उसके साथ बीएलए भी है और उसके साथ तालिबान भी है, उसके साथ तालिबान भी है जो अफगानिस्तान का है। और उसके साथ में चूंकि टीटीपी है, इसलिए कुछ हद तक इस्लामिक स्टेट खुरासान भी पाकिस्तान के खिलाफ है। यानी जब हर तरफ से ये दिखने लगे कि यहाँ से भी रेबेलियन, यहाँ से भी रेबेलियन, तो कहीं बड़ा कहीं छोटा, छोटे रेबेलियन का भी
कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, यानी कि उसे कंपाउंड इफेक्ट मानते हैं। इसलिए ये यकीनन जनरल मुनीर के लिए एक खतरे की घंटी है। बिल्कुल, जिस तरीके से अब पठानों की नाराज़गी और आपने बताया कि अब ये मुनीर के लिए खतरे की घंटी है। वहीं अरविंद जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि 18% पठान हैं, उनकी नाराज़गी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सेना के लिए कितना घातक साबित हो सकती है? हर्षा जी, मैं चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूं, क्योंकि मैं पठान आइडेंटिटी को हाईलाइट न करके, क्योंकि जहां अगर पठान है या बलूच आइडेंटिटी है, पर वहां की पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है, जैसे कि अभी त्यागी साहब ने भी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया कि वो पूरे मेजोरिटी में कहीं पर भी नहीं है। पर इसको हम एक अलग तरीके से देखें इस पूरी समस्या को, कि दरअसल पाकिस्तान का अभी जो करंट जो पॉलिटिकल सेटअप है, वो एक ऐसा है जो कि वहां का जो अपर मिडिल क्लास है या वहां से आए हुए जो सेना के लोग हैं, उन्होंने एक तरीके से वहां की सत्ता पे कब्जा कर लिया है। और ये जो सत्तासीन लोग हैं, ये दरअसल पश्चिम की कठपुतली है। तो पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, वो जो निर्देशित हो रही है, वह पश्चिम के इशारों से हो रही है। हम एक इसका पूरा लंबा इतिहास जानते हैं, और पाकिस्तान की आवाम की जो गाड़ी कमाई को जो वेस्ट में हथियार खरीदने के नाम पे जो बर्बाद किया गया भारत से लड़ाई के नाम पर, वो सारी चीज हम देखते हैं। जब खान साहब आए थे, क्योंकि वो एक क्रिकेटर थे, एक कप्तान थे, और वो भारत के प्रति काफी सहानुभूति भी रखते थे, और उन्होंने भारत विभाजन को भी एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाया था उस पर, कि क्या इसकी वाकई जरूरत थी। तो यह तमाम चीजें थी, पर जब वो सत्ता में आए तो सत्ता तंत्र के अनुकूल उनको काम करना पड़ा, और तब उनके जो सर है वो धीमे पड़े, और वापस उन्होंने भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया। तो वहां के पाकिस्तान के जो अपर क्लास जो सत्तासीन लोग हैं, उनकी यह नियति है कि वह पश्चिम के इशारों पे काम करेंगे, और उसी के अनुरूप वह अपनी नीतियां और अपनी जबान का इस्तेमाल करेंगे। वहीं जो पाकिस्तान की जो आम आवाम है, जो कि अब खस्ता हाल है, और वह देख रही है कि विकास वैसा नहीं हो पाया है जैसा उसके पड़ोसी देशों में, खासकर चीन और भारत में हुआ है, इसलिए वह भारत विभाजन को भी अब प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। खासकर पाकिस्तान के एकदम बिल्कुल गरीब तबका, वहां पे सांप्रदायिक लोग वहां पर भी हैं, पर दरअसल उनकी संख्या बेहद कम है, और केवल जो वहां के जो मीडिया वगैरह पे जो छाए रहते हैं, वो वे ही कम, और जो कम मात्रा में जो केवल देश का हित या बड़े पैमाने पर नहीं सोचकर केवल संकीर्ण सोच रखते हैं, तो उनकी संख्या बेहद कम है। तो अब ये है कि अगर खान साहब सत्ता में आते हैं, तो ये वाकई भारत के लिए अच्छा संदेश होगा। इसका एक कारण तो ये है कि वो वहां के पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के। ये मजबूरी है कि जो वहां का सबसे लोकप्रिय लीडर है, वो सलाखों के पीछे हैं, और जिस सेना को वहां की जनता पसंद नहीं करती है, वह सत्ता में है। तो मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं हर्षा जी, जो पाकिस्तान में आगे आने वाले डिकेड्स में जो पॉलिटिकल चेंजेस होने वाले हैं, मैं उसके संकेत और उसकी एक तरीके से वो देख रहा हूं कि उसका जो शुरुआती जो नजारा है, वो हम उसके वर्तमान हालात में देख सकते हैं। हर्षा जी। बिल्कुल टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। बलूचिस्तान, टीटीपी, बीएलए लगातार बगावत के सुर, अब तो पठान भी यहाँ पर सेना की खिलाफत में आ गए हैं। क्या लगता है फ्यूचर में पाकिस्तान किस तरीके से इस आंतरिक कला से जूझता हुआ नजर आएगा? क्योंकि देखिए, अभी भी रूट कॉज पर काम नहीं किया जा रहा, अभी भी केवल सीसॉ की तरह कभी एक तरफ से हमला होता है, कभी दूसरी तरफ से हमला। देखिए, मैं तो क्लेयरवॉयंट नहीं हूँ, यानी कि भविष्य का दर्शन तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वर्तमान स्थिति का मैं एनालाइज कर सकता हूँ। वर्तमान स्थिति यह है कि पाकिस्तान को कोई नहीं चाहता, न मुस्लिम देश चाहते, न रशिया चाहता, न चाइना चाहता, न अमेरिका चाहता, भारत तो चाहता ही नहीं। लेकिन मजबूरी ये है कि जो 3 सुपर पावर है, उन 3 सुपर पावर को पाकिस्तान के साथ रहना पड़ रहा है। अब देखिए क्यों। अमेरिका की मजबूरी तो ये है कि जैसे वो मिडिल ईस्ट में इजराइल को नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही अमेरिका साउथ एशिया में पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर उसे ईरान या अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई करनी है, जैसे अल जवारी को मारा गया था, तो उसके लिए उसे मिलिट्री बेस चाहिए,
वो उसे हिंदुस्तान देगा नहीं, वो पाकिस्तान में मिलेंगे। दूसरा, चाइना चाइना के सीपीईसी प्रोजेक्ट को पाकिस्तान ने बंटाधार कर दिया। लास्ट प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी चाइना को पाकिस्तान का मजबूरन इसलिए साथ देना पड़ रहा है कि अगर वो हट गया तो इस क्षेत्र के अंदर अमेरिका का प्रभाव प्रोडोमिनेंट हो जाएगा। रशिया ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में यूक्रेन को एम्यूनिशन सप्लाई किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान तक उज्बेकिस्तान से होते हुए रेल लाइन बना रहा है और एक मालगाड़ी का भी इनॉग्रेशन अगले महीने करने वाला है, क्योंकि उसे भी इस एरिया में एक वो भी चाहिए कि जो उसके तेल का खरीदार हो और एक किसी तरह से दूसरे देशों के खिलाफ जैसे एज ए टूल इस्तेमाल किया जा सके। अब चूंकि ये तीन सुपर पावर न चाहते हुए भी पाकिस्तान के साथ हैं, इसलिए पाकिस्तान में जो ये रेबेलियन उठ रहे हैं, इनका इफेक्ट तो होगा, वो लग रहा है। कब होगा, क्या होगा, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि इमीडिएट ऐसी कोई थ्रेट नहीं है कि बिकॉज ऑफ बलूचिस्तान, बिकॉज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान की पाकिस्तान तुरंत टूट जाएगा। उसका कारण है कि वहां पे एक सशक्त आर्मी है। हालांकि आर्मी की प्रोफेशनलिज्म के ऊपर 1000 सवाल उठाए जा चुके हैं, पर फिर भी आसपास के एरिया में वो इतनी इफेक्टिव है कि वो बलूचों को या इन खैबर पख्तूनख्वा को कुछ समय तक के लिए तो रोक सकती है। लेकिन ये रोग ऐसा है, जो कैंसर है वो तो सैरिडोम से खत्म नहीं होता। यानी कि आप इस रिबेलियन को दबा तो सकते हैं, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते। उसका उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश में डोसाइल पॉपुलेशन थी, पाकिस्तान ने फोर्स लगाया, तादाद से ज्यादा फोर्स लगाया, कितने वहां पे 30 लाख लोगों को मार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए और अलग देश बन गया। यहाँ तो डोसाइल लोग नहीं है, यहाँ तो मार्शल कौम है, चाहे उसके अंदर पश्तून हो। पश्तून तो सबसे बड़े वो हैं, अपनी जिद के ऊपर रहने वाले पश्तून हैं, बलोच हैं। और फिर एक बात, बलोच को जो ये बताया जाता है कि बलोच 44% और पाकिस्तान एरिया है, ये भी गलत है। असलियत में 44 नहीं, वो 64% है, क्योंकि बलोचों की करीब 1 दर्जन प्रजातियां पंजाब में है और उनके साथ बलूचों का आपस में आना जाना, कल्चरल कॉन्टेक्ट, शादी ब्याह ये है। यानी कि वो एरिया उस समय जब बुटेक ने डिवीजन किया था, तब भी इन्होंने उसका बिल्कुल सर, एक बेहद अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि फिलहाल फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बेहद मुश्किल, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं अब देखना होगा कि आगे ये बद से बदतर होते हैं या हालात सुधरते हुए नजर आते हैं।